हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार, आपके अपने YouTube चैनल टीम लक्ष्य में। जैसा कि अभी तक टीचरों के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्लासेस पढ़ाने के लिए लगातार टीचर प्रयासरत हैं और आगे के जो 5-6 दिन होंगे आपके पेपर से पहले, पेट के पेपर से पहले, तो प्रयास किया जाएगा कि पेट से संबंधित कुछ सवालों को आपको बेहतर से बेहतर करके बताया जाए। इससे संबंधित आने वाले सवाल आपके परीक्षा में न गलत हों। प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलान करवाने का। और आपको पता है कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और प्रयास किया जाएगा कि हिंदी को जितना तोड़ा जोड़ा जा सकता है उतना तोड़ जोड़ के आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यह भी प्रयास रहेगा कि जो आपको प्रश्न कराते समय जो आपको ऑप्शन मिले हैं, जिन ऑप्शन से सवाल बनने की संभावना रहेगी, उन ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे हम। तो चलिए, आज वैसे तो थोड़ा सा कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं हम लोग। बाकी अगले दिवस से जब भी मुलाकात होगी तो ठीक पेट का जिस तरीके का प्रश्न बनता है, जितना क्वेश्चन बनता है पेट के पेपर में हिंदी का, बिल्कुल वैसी की वैसी श्रृंखला आपके साथ लेकर आई जाएगी और उसी पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज जो भी है कंप्यूटर महोदय ने जो कुछ भी सेट किया है उसके अनुसार हम आज देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल हैं और किस किस तरीके से उनको देखना है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी सवाल हैं वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा मैं। 10 सेकंड आप लोगों के पास है। 10 सेकंड में आप वो अपना जवाब टिक कीजिएगा। पूरा खत्म होने के अंत में चेक कीजिएगा कि आपने कितना सवाल सही किया है और वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है ये देखा जाता है। और देखें, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो किस रूप में है? सागर का पर्यायवाची है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य सा सवाल और इतना सामान्य सा सवाल है कि आप बड़ी ही आसानी से इसका जवाब कर सकते हैं। आप तो समझ रहे हैं कि नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ये तो संबंधित नहीं रहा सागर से। सागर से संबंधित जो पर्याय है उसका वो क्या है? सिंधु है। आपको यह भी पता है कि जो एक शब्द है जल, जल में अगर जा जोड़े तो बन जाता है कौन? कमल। इसी जल में अगर हम दा जोड़ दें तो बन जाता है क्या? बादल। और इसी जल में अगर हम धी जोड़ दें तो बन जाता है क्या? समुद्र। तो समुद्र के वो सारे पर्यायवाची, सागर के वो सारे पर्यायवाची किससे संबंधित हो जाते हैं? जल से संबंधित हो जाते हैं। हालांकि ये जो आपके पास सवाल है कि सागर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सिंधु है। हमारा जवाब क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चले हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास क्या है। और दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो है प्रकाश का विलोम क्या है? प्रकाश का विलोम। तो चलें, आप फटाफट अपना आंसर टिक कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश का विलोम इसमें से क्या है, ठीक है ना। चलें, तो मुझे उम्मीद है कि जवाब आपने टिक कर लिया होगा। प्रकाश का विलोम। अब देखिए, यहां पर रोशनी दिया है, दिया है, उजाला है, ये सब तो कहीं ना कहीं, चाहे हम उजाला की बात करें, दिया जो है ये प्रकाश उत्सर्जित करने का एक ही माध्यम है भैया। प्रकाश उत्सर्जित करने का क्या है? माध्यम है। कौन? दिया। रोशनी, उजाला, ये क्या है? समानार्थी हैं। किसके समानार्थी हैं? प्रकाश के ही हैं। तो बचता है एक ही शब्द, कौन सा? अंधकार। आपसे पूछा है प्रकाश का विलोम शब्द क्या है, तो मुझे लगता है कि बेहतर आप समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश का विलोम क्या है? अंधकार है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, ठीक है, बहुत सामान्य सा सवाल है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट अपना जवाब कर दें, ठीक है। राजकुमार शब्द किस समास का उदाहरण है? राजकुमार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कर लिया होगा निश्चित रूप से, आपने अपना जवाब टिक कर लिया होगा। अब देखें, अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत सारे कारकीय समास आपके आ जाते हैं। आप कारक जो पढ़ते हो उन कारक के अंतर्गत
यानी जब हम विग्रह करते हैं इसका तो वो कारकीय विभक्तियों का प्रयोग इसमें मिलता है। द्वंद्व समास आप जानते हैं, दो संज्ञा पदों का अलगाव होता है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि आप जानते हैं, दो पद मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ कर दिया जाए यानी योग रूढ़ शब्द हो जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अव्ययी भाव जानते हैं कि प्रायः जो है उसका जो प्रधान पद होता है वो अव्यय उपसर्ग होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। आपके पास शब्द जो है वो क्या है, राजकुमार है। राजकुमार, राजकुमार का अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या बनेगा, राजा का कुमार। राजा का कुमार, कुमार का मतलब समझ ही रहे होंगे, पुत्र से है, तो राजा का कुमार, राजा का कुमार हो जाएगा। यहां पर का विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आप जानते हैं कि आपके पास एक कारक है संबंध कारक जिसमें परसर्ग चलता है काकी के, उसी का है। तो ऐसे देखा जाए तो संबंध तत्पुरुष है। आपके ऑप्शन के अनुसार कौन सा जवाब सही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है ना, ठीक है, चलें आगे आ जाएं। तो निश्चित रूप से चलें आए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काले अक्षर भैंस बराबर। काले अक्षर नहीं, वास्तव में जो होता है ये क्या है, काला अक्षर। सही रूप जो इसका है वो काला अक्षर होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्य है या अलंकार है। तो हम टॉपिक में पढ़ते हैं ना कि मुहावरा एक पढ़ते हैं, मुहावरा और एक पढ़ते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोकोक्ति पढ़ते हैं, मुहावरा पढ़ते हैं और लोकोक्ति पढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में सामान्य रूप से अंतर जो है वो ये है कि मुहावरा क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, मुहावरा क्या कहलाता है, वाक्यांश, और लोकोक्ति क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। लोकोक्ति आपकी क्या कहलाती है, वाक्य। तो मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। एक बात, अब यहां देखिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर कुछ लिखा गया है, आपसे पूछता है कि मुहावरा या लोकोक्ति में से कुछ लिखा गया, आपसे पूछता है मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो सामान्य रूप से अंतर कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक जो सामान्य, अगर चाहे आप उसे ट्रिक समझ लें या कुछ भी समझ लें कि मुहावरे में प्रायः किसका प्रयोग मिलता है, ना का, और लोकोक्ति में ना का प्रयोग नहीं मिलता है। सीधी सी बात करें हम तो जैसे हमारे पास ये है काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर हमारी लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। अब वो अलग बात है कि लोकोक्ति किस रूप में आती है, वाक्य के रूप में जानी जाती है। तो ये भी स्थिति सही है, लेकिन जब लोकोक्ति ऑप्शन में है तो हम क्या लगाएंगे, लोकोक्ति लगाएंगे। ठीक है ना, लोकोक्ति है वो। चले, तो ये सवाल क्लियर हुआ होगा निश्चित रूप से आप लोगों को। आ जाए आगे, हम बात करते हैं अगले सवाल पर अपने। ठीक है कि हमारा अगला सवाल क्या है, और अगला सवाल हमारा है, दिल पर पत्थर रखना मुहावरे कर। देखो यहां आ गया दनाक से ना, दनाक से ना आ गया, दिल पर पत्थर रखना, एकदम कोनो संशय नहीं होना चाहिए, मुहावरा है। अब दिल पर पत्थर रखे होंगे कभी तो पता चला होगा। यहां पर आप तो समझ रहे हैं कि क्रोधित होना नहीं होता है, भूख लगना नहीं होता है, रोना नहीं होता है, यक्कट यहां दिखाई ही पड़ रहा है कि साहस करना। ठीक है ना, सामान्य सवाल था, निश्चित रूप से आप लोगों ने टिक किया होगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल सामान्य सवालों पर ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। देखो एकदम सरल सा सवाल है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है कि ये छोटी क्लास का बच्चा भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है, लड़की होता है। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों पर हमें अपना समय नहीं वेस्ट करना है, हम बात करते हैं सवाल में आगे क्या है। ठीक है ना, ये देखो ये सवाल ठीक है, ठीक सवाल है, जलता हुआ दीपक। चलें फटाफट लगा दें, आप फटाफट लगा दें। जलता हुआ दीपक किस वाक्य का उदाहरण है, जलता हुआ दीपक किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसे फटाफट कर दें। अब देखें आपके पास यहां वाक्य के 3 रूप प्रदर्शित किए गए हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, और एक ही लिखा गया है अपूर्ण। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां कमल, कमल, कमल है, ये एक शब्द है, इसी को हमने पूरा किया, लिखा कमल खिला है। अब ये वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। पहली बात तो ये है कि ये वाक्य के अंतर्गत आएगा। यहां जलता हुआ दीपक कह रहा है, अगर यही लिख देता कि जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक बुझ गया, जलता हुआ दीपक बुझ गया, अगर यही लिख देता है कि जलता हुआ दीपक बुझ गया, तो ये क्या हो जाता, वाक्य हो जाता। अच्छा, वाक्य में भी कैसा वाक्य हो जाता, सरल वाक्य हो जाता। लेकिन ये सिर्फ लिखा है क्या, जलता हुआ दीपक,
और जलता हुआ दीपक लिखा है तो इसका मतलब है कि ना तो सरल है, ना मिश्र है, ना संयुक्त है, ये वाक्य पूर्ण ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जवाब क्या होगा, अपूर्ण ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। सीधा सीधा हम कहें कि अपूर्ण वाक्य है। वाक्य कह ही नहीं सकते, वाक्य तो तभी कहेंगे कि जब उसकी पूरी स्थिति आएगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाएं। नाच न जाने अंगनवे टेढ़ है, नाच न जाने अंगनवे टेढ़ है। अगर नाचना नहीं आता है तो क्या बताता है कि आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब कार्य करना नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ बहाना तो वो मारेगा ही। तो इसमें क्या दे दिया है, बहाना बनाना। ठीक है ना, बहाना बनाना। तो इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा, बहाना बनाना। निश्चित रूप से आप लोगों ने टिक किया होगा। ठीक है, टिक करते रहिए। अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने सवाल हुए जो आपने सही किए हैं यहां से। ठीक है, आगे आ जाएं। आगे हम अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक है ना, आगे अगले सवाल पर बात की जाती है। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि जयपुरी किस प्रकार का विशेषण है। जयपुरी किस प्रकार का विशेषण है, ऑप्शन के अनुसार देखिए यहां पर। ऑप्शन के अनुसार जयपुरी किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है ना, जयपुरी किस प्रकार का विशेषण है। तो एक तो बात ये आप समझ लीजिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे जयपुर है, जयपुर, जयपुर से क्या बना दिया है, जयपुरी। जयपुर से क्या बना दिया है, जयपुरी। जयपुरी बन गया है क्या, विशेषण शब्द। विशेषण शब्द बन गया है। ठीक है ना, जयपुरी विशेषण बन गया है। अब जैसे जयपुरी विशेषण तो बना, लेकिन चूंकि ये स्थान का नाम है और स्थान का नाम किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत जाना जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाना जाता है। किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक। तो जयपुर को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, इसी से बना जयपुरी। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक क्या है, विशेषण हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण मौजूद नहीं है, तो सीधा सीधा हम कौन से जवाब का चयन करेंगे, गुणवाचक विशेषण। समझ पा रहे होंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा कौन सा, आपका जयपुरी। ठीक है, एकदम क्लियर है, जवाब टिक किए होंगे। ठीक, जवाब टिक कर लिए होंगे। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। अब ऐसा करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब तेजी तेजी रे मना तेजी से सब होए करना पड़ेगा। तो आ जाएं, देखें, थोड़ा सा तेजी पकड़ाते रहें। कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। बहुत बहुत सामान्य सा सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। एक दिया है क्या, चांद। अच्छा, चांद दिया है। अब आप समझिए, चांद दिया है, जैसे हम कहते नहीं कि हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। ये चंद्र बिंदु किसकी देन है, हिंदी भाषा भाषियों की देन है। किसकी देन है, हिंदी भाषा भाषियों की देन है। तो शब्द भी कहाँ मिलेंगे इसके, हिंदी में मिलेंगे। हिंदी वाले शब्द कौन से हो गए, तद्भव हो गए। इसका मतलब है कि चांद कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आगे आई जाओ भैया, अखाड़ा। अखाड़ा में क्या मिल रहा है, अड़ा मिल रहा है। अड़ा और अढ़ा, यानी अड़ा और अढ़ा, ये दोनों वर्ण कैसे आते हैं, नवीन वर्ण या ताड़नजात वर्णों की श्रेणी में आते हैं। ताड़नजात वर्ण कह लीजिए, द्विगुण कह लीजिए। ठीक है ना, ऐसे वर्ण हैं। और इनका प्रयोग भी हिंदी भाषा भाषियों ने शुरू किया, इसलिए इनके शब्द भी कहाँ मिलेंगे आपको, हिंदी में मिलेंगे। हिंदी के शब्द कैसे शब्द भैया, तद्भव शब्द। इसका मतलब ये भी तद्भव निकल गया, ये भी तद्भव निकल गया। बचा 2 जगह मामला। ठीक है ना, बचा 2 जगह। काज तो आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, काज का तत्सम रूप क्या होता है, कार्य होता है। अकाज का तत्सम रूप क्या होता है, अकार्य होता है। एक का ऑप्शन बच रहा है कौन सा, चंद्र। निश्चित रूप से आपने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में। चलें आगे आ जाएं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पढ़ना लिखना किस प्रकार का समास है। पढ़ना लिखना जो सामासिक पद है, जो समस्त पद है पढ़ना लिखना, उसमें कौन सा समास है ये पूछा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये दोनों क्रियापद हैं। ठीक है ना, दोनों क्रियापद हैं, लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, पढ़ना और लिखना। क्या आएगा, पढ़ना और लिखना। समास के नाम पर कौन सा समास लगा देंगे, द्वंद्व समास। चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक है ना, अगले सवाल पर बात करते हैं। कह रहा है कि राम ने फल खाया। राम ने
क्या खाया? फल खाया। राम ने फल खाया। देखें, राम ने फल खाया कौन सा वाक्य है पूछा है। अब जिस तरीके से ऑप्शन दिया है उस तरीके से ऑप्शन में इसे लिखना था कि राम ने फल खाया में कौन सा वाच्य है, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर। खैर, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही हमें करना है अपना सवाल, तो हमारे पास कर्तावाच्य है। कर्तावाच्य नहीं, वास्तव में जो हमारा रूप होता है वो होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ये पूछा है। कह रहा है राम ने फल खाया। एक बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कर्ता के साथ अगर ने परसर्ग जुड़ जाए तो वाक्य आपका तुरंत भूतकाल का बन जाता है, ठीक है ना। तो वाक्य जो भी बनेगा वो भूतकाल का बनेगा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सदैव हुई उसमें वाच्य जो होगा वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य ही आएगा। इसका मतलब है क्या दिया है? कर्तावाच्य। तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? पहला वाला, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर हो रही होगी। आ जाए हम लोग अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल हमारा क्या है? देखें, फूल फल में कौन सा समास है? क्या बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को कि फूल फल में कौन सा समास है? मुझे लगता है कि अगर कोई छोटे से बच्चे को भी ऐसे सवाल दे दिए जाएंगे तो दिमाग से करेगा कि उसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसमें और कुछ बात नहीं करते, सीधा सीधा बात को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ा लेते हैं और हम अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास अगला सवाल क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, तो ध्यान देंगे इसे। क्या रूप है ये? थोड़ा सा अच्छा सवाल, अच्छे सवाल के रूप में इसे आप देख सकते हैं। लिख रहा है सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है में कौन सा अलंकार है? समझेंगे आप। सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, यहां क्या लगा दिया है? ही निपात। ही निपात लगा दिया है भैया। सत्य ही ईश्वर है, सीधी सी बात, सत्य ही ईश्वर कहा है उसने, ही निपात लगाया है। आपको पता है कि यहां पर जितने भी है अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक अलंकार क्या होता है? उपमेय और उपमान को समान कर दिया जाता है। उपमा, उपमेय और उपमान के बीच में तुलना प्रदर्शित की जाती है। उत्प्रेक्षा यहां पर क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। आपको जो सवाल लिखा है सत्य ही ईश्वर है, अगर सत्य ही ईश्वर है इसका मतलब है कि ईश्वर को ही क्या बताया जा रहा है? सत्य बताया जा रहा है। सत्य भी संज्ञा, ईश्वर भी संज्ञा। ईश्वर को क्या बताया जा रहा है? सत्य बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? आरोप किया जा रहा है। आरोप किया जाए तो जब उपमेय का उपमान, उपमेय और उपमान में कोनो भेद न रखा जाए, भेद रहित आरोप कर दिया जाए, दोनों को यक्के बता दिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। तो सत्य ही ईश्वर है, यानी ईश्वर को क्या मान लिया गया? सत्य मान लिया गया। ऐसी स्थिति में यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, ठीक है ना, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे आ जाएं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास क्या है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई किस वचन में है? हाँ, ये भी ठीक ठाक सवाल है। पढ़ाई लिखाई किस वचन में है? ठीक है, पढ़ाई लिखाई। अब देखो आपके पास तो क्या है? पढ़ना। पढ़ना हो गया क्या भैया? क्रिया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ना से हमने क्या बना लिया? पढ़ाई। पढ़ाई क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा में कैसी संज्ञा? कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया का हम डायरेक्ट वचन तो नहीं बता सकते, क्रिया का वचन तो हम प्रयोग के आधार पर ही बताएंगे, ठीक है ना। अगर संज्ञा कोई लिखी गई है तो हम ये बता सकते हैं कि वो एक वचन में लिखी गई कि बहुवचन में। अब ये पढ़ाई लिखाई, ये दो संज्ञाओं का प्रयोग एक साथ कर दिया है, दो भाववाचक संज्ञाओं का, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य जो लिया जाएगा वो अध्ययन से ले लिया जाएगा। ये दो को एक साथ लिख भले दिया गया है, लेकिन ये है वास्तव में क्या? इसका मूल रूप क्या है? एक वचन। मूल रूप इसका एक वचन है। अब स्थिति के अनुसार कहीं बहुवचन में प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप इनका क्या है? एक वचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। समझ आया होगा आपको। ये सवाल लगभग सब समझ में आए रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल सरल सवाल हैं यहाँ पर। आज उद्देश्य भी यही था कि थोड़ा सा सरल सवालों पर चर्चा की जाए, है ना। थोड़े से सरल सवालों पर चर्चा की जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कह रहा है घर का भेदी लंका ढाए, किसका उदाहरण है? घर का भेदी लंका ढाए, यानी अगर घर में
एक ऐसा व्यक्ति निकल जाए जो राज जाकर बाहर बता दे तो पूरे घर का सत्यानाश कर सकता है। ठीक है ना। तो घर का भेदी लंका ढाई, यहाँ जो सवाल पूछा वो लोकोक्ति, मुहावरा है, अलंकार है, वचन है, तो किसका उदाहरण है? लोकोक्ति का उदाहरण है। इसमें बिल्कुल सामान्य सा सवाल था, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है ना। ये देखिए उज्ज्वल शब्द में संधि, आपके द्वारा कई बार पढ़ा गया सवाल है उज्ज्वल। उज्ज्वल में संधि कौन सी है? पूछा है यण, व्यंजन, विसर्ग, स्वर। ठीक है ना, ऑप्शन जो आपके पास रखे हैं। अब उज्ज्वल का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो आप चाहे कब्बो संधि पढ़े चाहे नहीं पढ़े, तुरंत बताएंगे कि सर उत प्लस ज्वल होगा, सर उत प्लस ज्वल होगा। अगर उत प्लस ज्वल होगा तो भैया इधर देखो क्या मिल रहा है? व्यंजन। इधर व्यंजन मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है? व्यंजन। इधर भी व्यंजन मिल रहा है। आपको बताया गया था कि अगर दोनों तरफ व्यंजन मिल जाए तो निश्चित रूप से संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। संधि के तौर पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। बात समझ रहे हैं? संधि के तौर पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे आ जाइए, बालक शब्द का बहुवचन क्या होगा? बालक शब्द का बहुवचन क्या होगा? सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें, अगर सामान्य रूप से हम लोग बात करें किसकी? बालक की। बालक शब्द की बात करें तो बालक शब्द मूलतः एक वचन और बहुवचन में बालक ही प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन यहां पर बालक का आपसे बहुवचन पूछा और ऑप्शन में एक थी बालक गण दे दिया। समझिएगा, अगर ना दिया होता तो हम ये वाला ऑप्शन चयन कर लेते, बालक गण नहीं देता तो हम बालक ऑप्शन का चयन कर लेते, लेकिन बालक गण दे दिया। आपको तो खूब अच्छी तरीके से पता है कि गण लगा दिया जाए, वृंद लगा दिया जाए, लोग लगा दिया जाए, वर्ग लगा दिया जाए, ये सब शब्द अगर जोड़ दिए जाएं किसी भी संज्ञा के साथ तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इन रूप में ये जो बालक का रूप है, अगर इसका बहुवचन पूछ रहा है तो बहुवचन के तौर पर कौन सा हो जाएगा? बालक गण। ठीक है ना। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको बताई गई। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और यदि किसी प्रकार की कोई स्थिति है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। जो भी स्थितियां होंगी, जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, उसमें सुधार किया जाएगा और इसको और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास टीम के द्वारा किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।